हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसीएस। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ तथ्य को जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखिए दो चरणों में, एक तरह से दो चरणों में चला था। दो चरणों नहीं, कई चरणों में चला था, लेकिन जो मेन था वो दो चरण ही कह सकते हैं। पहला चरण तो 1885 से, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से 1905 तक, बंग भंग आंदोलन तक। और दूसरा चरण था जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो था कि बंगाल विभाजन से लेकर के बंग भंग आंदोलन 1905 से, या फिर स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर के 1947 तक, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो हम लोग इसका दूसरा चरण के से संबंधित तथ्य को करेंगे, और लास्ट में हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन भी कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न को लगाएंगे। देखिए, इससे जो मॉडर्न हिस्ट्री से है क्वेश्चन, और ख़ास करके ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से, ये सभी पीसीएस या फिर जेएसएससी या एसएससी या फिर कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम, इसमें प्रश्न आते ही आते हैं। इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये। 10 से 15 क्वेश्चन, कभी कभी 20 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें और कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। देखिए, इससे हम लोग शुरू करते हैं बंगाल का विभाजन से। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसकी घोषणा कब हुई थी, और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या निकल कर बाहर आया था, कौन से आंदोलन खड़े हुए, आगे क्या क्या हुआ, सब हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। इसमें था कि बंगाल का विभाजन जो था, बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो इसका देखिए, ये 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। इसमें क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन जो था, वो इसकी घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की, बंगाल विभाजन करने की। अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बंगाल विभाजन करने की घोषणा 20 जुलाई को हुई। उसके बाद फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंग भंग के विरोध में, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। फिर क्या हुआ, 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। एक दूसरे को लोगों ने राखी बांधी। ये रविंद्रनाथ टैगोर के सजेशन से राखी बांधी गई थी। उन्हीं का ये था इसमें योगदान कि एक दूसरे को राखी बांधी जाए। स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया, वंदे मातरम के नारे लगाए गए और बंग भंग आंदोलन का विरोध किया गया। उसमें कहा गया कि विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, आदि के नारे लगाए गए बंगाल विभाजन में। इस दिन इतना रोष पैदा हो गया पूरे बंगाल में कि पूरे बंगाल में विरोध होने लगा। बहुत एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला के नारे लगाए गए, एक दूसरे को राखी बांधी गई, शोक मनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहा था, रक्षाबंधन करने के लिए आह्वान किया था, जिसे राखी बांधी भी गई एक दूसरे को। और इसी अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला का प्रसिद्ध गीत लिखा, जो आज बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत है।
अब बंगाल विभाजन तो हो चुका था, बंगाल विभाजन की घोषणा लागू सब हो गया। उसके बाद अब क्या किया मुसलमानों ने, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद क्या किया, एक शिष्टमंडल जिसमें करीब 36 लोग थे, करीब 36 लोग थे, इन्होंने क्या किया कि वायसराय से मिलने की योजना बनाई। अब आगा खां के नेतृत्व में इन लोगों ने क्या किया, 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। और इस शिष्टमंडल ने क्या किया कि केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर डाली। इसमें क्या था कि ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मतलब ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना करने के लिए ढाका में सभा आयोजित की गई थी और ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को की गई, 30 दिसंबर 1906। मुस्लिम लीग, इसमें जो मुस्लिम लीग की स्थापना करने में जो जो लोग शामिल थे उन लोगों में से थे आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बाद में जुड़े। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़े थे। अब मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद अब यहाँ पे जो कांग्रेस का जो कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी नरम दल और गरम दल में थोड़ा फूट पड़ने लगा और इसका फाइनली क्या हुआ कि 1907 में सूरत के अधिवेशन में इसका विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे और इसी समय था नरम दल और गरम दल का विभाजन का समय। अब इसमें था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो 2 दलों में बढ़ चुका था, एक उदारवादी या फिर नरमपंथी दल, दूसरा था गरमपंथी दल या गरम दल कह सकते हैं। तो इसमें क्या था, जो उदारवादी थे उसमें थे जैसे दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, आनंद मोहन बसु थे, ये सब थे, दिनसा वाचा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, रास बिहारी घोष और मनमोहन घोष थे। वहीं गरम दल में क्या थे, लाल बाल पाल थे, लाल बाल पाल मेन थे और घोष यानी अरविंद घोष। तो यहाँ जो मेन थे लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे, ये गरम दल में थे। अब कांग्रेस था वो 2 दलों में विभाजित हो चुका था। अब क्या था कि 1908 की जो घटना थी, महत्वपूर्ण घटना थी, वो थी खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस ने क्या किया, शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी सेनानी थे। उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 ईस्वी में हुआ था पश्चिम बंगाल में, खुदीराम बोस का मिदनापुर जिले में हुआ था। उन्होंने क्या किया कि मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कौन किंग्सफोर्ड, D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में भेज दिया गया था, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से जाना गया। इनका क्या हुआ कि 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया, जिसने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में इनको फांसी पर लटका दी गई, जिसने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया था।
वो मात्र 18 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले युवा क्रांतिकारी नेता थे। अब अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है वो ये है कि 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। बंगाल विभाजन रद्द हुआ। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया और राजधानी जो थी, राजधानी जो कलकत्ता हुआ करती थी वो अब दिल्ली को बना दिया गया। कलकत्ता से दिल्ली को बना दिया गया। दिल्ली को बना दिया गया। 1912 में राजधानी दिल्ली हस्तांतरित हो गई। उस समय जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे और उन्होंने ही बंगाल विभाजन को रद्द किया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिए गए। फिर क्या था? 11 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गई। उसके बाद 13 में क्या हुआ? 1913 में गदर पार्टी यानी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था ये गदर पार्टी, और लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भाकना ने इसे न्यूयॉर्क में स्थापित किया था, मतलब इसकी स्थापना किया था, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना दोनों मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भी बहुत बड़ी योगदान थी। भारत को आज़ादी दिलाने में इन्होंने भी योगदान दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबका समर्थन पाने में। फिर क्या हुआ? 1914 में जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो ये हुई कि पूरे विश्व तब अस्त व्यस्त हो गया। कौन किस गुट में मिलेगा, कौन किस ओर से लड़ेगा, ये सिलसिला जारी हो गया। ये समय वो था जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और ये 18 तक। प्रथम विश्व युद्ध पूरे 4 वर्षों तक चला, जो पूरे विश्व को उथल पुथल करके रख दिया। कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का समर्थन किया था। इन्हें लग रहा था कि अगर हम लोग भारत यानी हम अगर ब्रिटिशर्स को साथ देते हैं तो हमारी आज़ादी जल्दी हो जाएगी और वो जल्दी हमें आज़ाद कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फाइनली गांधी जी ने भी अपना विचार जो था वो भी बदल दिया और आगे चल करके उनका आंदोलन का रुख जो था वो और तेज हो गया और उनका रवैया भी थोड़ा सा कठिन हो गया। अब था कि गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी पहली बार जब भारत आए थे वो था 1909 ईस्वी। 1909 में गांधी जी भारत आ चुके थे। इसी अवसर पर हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी दिवस गांधी जी के भारत आगमन पर। गांधी जी दोबारा जब भारत आए तो फाइनली गांधी जी भारत के ही भारत में ही आ गए, रह गए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने लगे। 1915 में गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का भ्रमण किया। पूरे भारत को जाना, पूरे भारत में कैसे रहन सहन, कैसे लोग हैं, किस तरह यहाँ स्थिति है, अंग्रेज़ों ने कैसे बना रखा है। तो इन सभी चीज़ों को गांधी जी पहले समझे। उसके बाद उनका अपना आंदोलन का जो रुख था, योजना था, वो सब तय हुआ। अगला फिर था 1916 में क्या हुआ कि लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ और
इसका लखनऊ समझौता के जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। और यही था जो 1916 का जो समझौता था, कांग्रेस सम्मेलन जो था, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जो 1907 में जो नरम दल और गरम दल के रूप में जो बटे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नरम और गरम के रूप में, वो क्या था, ये सम्मिलित हो गए। नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ। इसीलिए 1916 का समझौता बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। फिर था कि इसमें 1916 में ही होम रूल लीग का भी स्थापना हुआ। होम रूल लीग की स्थापना हुई। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि राजनीतिक, शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि में के माध्यम से शासन प्राप्त करना था, जिसमें एक ओर जहां एनी बेसेंट थी और दूसरी ओर बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना की। अलग अलग जगहों में इन लोगों ने किया। होम रूल लीग की जो दो शाखा यानी दो लोगों ने किया था। एनी बेसेंट थी जो आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, और आयरलैंड की तर्ज पे भारत में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। वो जो एनी बेसेंट थी, वो एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के बाद होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में किया था इन्होंने स्थापना होम रूल लीग की। और इनका जो विस्तार था कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र था। महाराष्ट्र में भी था, वो बम्बई को छोड़कर था। बम्बई इसमें शामिल नहीं था, बम्बई को छोड़कर था। और एनी बेसेंट का जो था ये इन्होंने सितंबर 1916 में किया, अड्यार महाराष्ट्र में, मद्रास में किया था। और इनका क्या था कि ये होम रूल लीग जो था ये मात्र 1 साल तक ही चल पाया, क्योंकि मॉन्टेग्यू के जो भारत सचिव थे, मॉन्टेग्यू के दबाव की वजह से इन्होंने फिर 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को भंग कर दिया गया, इसकी समाप्ति कर दी। तो इससे भी कई बार होता है कि समाप्ति से तो क्वेश्चन नहीं पूछता है। मान लीजिए अगर कभी पूछ दे तो देख लेने से कोई बुराई नहीं है, या फिर हमारा फैक्ट अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है। कई बार पूछ भी देता है क्वेश्चन। कई बार होम रूल लीग से किसने कब किया डेट पूछ देता है, मंथ पूछ देता है। ईस्वी तो एक ही है पर जगह भी पूछ देता है। जगह इनका बेलगांव था, जहां गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया, अध्यक्षता की थी बेलगांव अधिवेशन में 1924 में बेलगांव अधिवेशन। अब आता है गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान, यहाँ से शुरू होता है। अब तक गांधी जी क्या किए कि 1915 में भारत आए और भारत का भ्रमण किया, भारत के लोगों के बारे में जाना, यहाँ के किसानों को समझा, यहाँ के जनजीवन को जाना, यहाँ का जीवन यापन जी करके देखे। क्योंकि गांधी जी बहुत लंबे समय से साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, तो यहाँ के बारे में उनको जानने समझने में 2 साल लग गए पूरे। फिर क्या हुआ था कि एक रामचंद्र शुक्ल नामक व्यक्ति, जो इसका थोड़ा सा कहानी बता देते हैं, थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जब समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन करने में हमें समस्या नहीं होगी। इसमें क्या था कि जब ये लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो उस टाइम एक रामचंद्र शुक्ल नामक व्यक्ति था, बिहार का था। उन्होंने गांधी जी से कहा था कि आप चंपारण आइए, यहाँ के नील किसानों की हालत बहुत दयनीय है, यहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत वो शोषित हो रहे हैं, तो
इसलिए एक बार यहाँ पर आइए आप। गांधी जी को आमंत्रण उन्होंने दिया। कौन दिया कि 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम रामचंद्र शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया। वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बगान मालिकों ने किसान से यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या था कि 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करें। किसान ये करने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि जिस उपजाऊ भूमि में नील की खेती की जाती थी, वो भूमि फिर उपयोग के लायक नहीं होता था, कोई दूसरा फसल नहीं होता था, वो अनुर्वर हो जाता था, उसकी मिट्टी खराब हो जाती थी, वो उर्वरा शक्ति सारा छीन हो जाता था, जिसकी वजह से किसान लाचार बेबस थे। और बेबस ना भी होते, उनको अगर फ़ायदा दिया जाता, उनसे मेहनत भी करवाया जाता था और उनको कुछ दिया नहीं जाता था। इसी को, और जो नहीं करता था जबरन करवाते थे वो। तो इसीलिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कहा कि आप एक बार चंपारण आइए। चंपारण, इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। जो आज हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, वो गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा की उपाधि। इस सत्याग्रह के बाद में फिर इनको महात्मा गांधी के नाम से जाने लगा। और इन सभी चीज़ों का जो खाका तैयार हुआ था, वो झारखंड के रांची में तैयार हुआ था। गांधी जी फिर इस चंपारण आंदोलन के क्रम में और उसके बाद फिर आज़ादी के टाइम तक गांधी जी कई बार झारखंड का दौरा किए, कई बार रांची आए। उस टाइम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद झारखंड के रांची में नज़रबंद थे। गांधी जी उनसे भी मिलने के लिए अंग्रेज़ों से आग्रह किए। पहले तो नहीं मिलने दिया गया, फिर बाद में वो मिले। और इन सभी, राजेंद्र प्रसाद भी बाद में मिले उनसे यहाँ पे, गांधी जी से पहले वो भी नहीं मिले थे। तो इस तरह चंपारण आंदोलन गांधी जी का सफल सत्याग्रह रहा। ये पहला आंदोलन था गांधी जी का। और ये कोई भी एग्ज़ाम का ये एक ना एक प्रश्न इससे पूछता ही है, चाहे इसका किसने गांधी जी को बोला था, कौन सा अधिवेशन में बोला था, कौन सा प्रणाली था, और किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, कब दी। इन सभी चीज़ों को लेकर के गांधी जी को, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर जब चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जब सक्सेसफुल रहा, तो गांधी जी का फिर अगला फिर क्या हुआ, फिर खेड़ा आंदोलन हुआ। खेड़ा में भी था, खेड़ा जो गुजरात में था, और गुजरात में था वहाँ भी किसान परेशान थे। किसानों ने क्या किया, इसके बाद 1918 में ही गांधी जी को खेड़ा में, गुजरात में हो रहे किसानों के अत्याचार के विरोध में, अंग्रेज़ों पर यहाँ के किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। अंग्रेज़ ये समझ नहीं रहे थे कि फसल बर्बाद हो गया है तो करों में कटौती कर दी जाए या फिर कर नहीं लिया जाए। किसान कहाँ से देते थे, किसान बेबस हो गए थे। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने की अपील की, कहा मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगान ना देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में भी काफ़ी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। गांधी जी से उम्मीद थी किसानों को, और खेड़ा आंदोलन में भी गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर उनकी ही जीत हुई। लगान फिर कम कर दिया गया लगान, और गांधी जी की जो भी शर्तें थी वो मान लिया गया। फिर इसके बाद तुरंत क्या हुआ, तुरंत हुआ कि रॉलेट एक्ट कानून लाया गया। रॉलेट एक्ट कानून लाया गया, ये 1919 में हुआ। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था
तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया। परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद भारत आज़ाद हो सके, भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए जा सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए गांधी जी ने और भारतीयों ने, कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध करना शुरू किया। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था कि शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। इसमें इसे ये कहा गया है कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था ये। इसे काला कानून भी कहा गया है रॉलेट एक्ट को। फिर अगला क्या हुआ, 1919 में ही क्या हुआ, पंजाब के दो लोकप्रिय नेता जो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता में आक्रोश तेज हो गया था। कई जगह हिंसाएं होने लगी थी और ये था खिलाफत आंदोलन के क्रम का टाइम। खिलाफत आंदोलन के टाइम में इन लोगों ने अपने जो खलीफा थे उनके समर्थन में, तुर्की के खलीफा के समर्थन में इन लोगों ने आंदोलन मतलब शांतिपूर्ण तरीके से जालियांवाला बाग में इन लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया था। मतलब सत्याग्रह कर रहे थे, ये शांतिपूर्ण तरीके से थे, वहाँ पे अपने मांगों को मांग रहे थे, मानने के लिए कह रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जालियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट यानी डॉक्टर सत्यपाल के बारे में भाषण चल रहा था। उस समय इन लोगों ने विरोध कर रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो, तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी सरकार को अपने मांगे मानने के लिए कह सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों, अंग्रेज़ों को ये सब चीज़ें कुछ समझ में नहीं आता था। तो इन लोगों ने क्या किया कि सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रॉगिनाल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जब हजारों की संख्या में लोग जमा थे जालियांवाला बाग में, उस समय इन्होंने गोली बरसाने, और एक ही द्वार था वहाँ पे, द्वार भी ज़्यादा नहीं था कि जहाँ से लोग निकल पाएँ। उन लोग को पहले से वार्न किया जाए कि चलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए, या फिर इस आंदोलन को यहीं बंद कर दीजिए, विरोध नहीं करिए, या फिर कुछ भी। अचानक से गोलियां चलने लगी और कई लोग मर गए। इस घटनाकांड में करीब 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो वो मात्र 379 लोग को ही मानते हैं कि मर गए, बाकी 1200 लोग घायल हुए। इस कांड में जो मरे लोग और जितनी गोलियां बरसाई गई थी, आज भी वहाँ धरोहर के रूप में, या फिर बहुत जो हमारे इतिहास के पन्नों में जो घटित हुआ है, बहुत काले कानून की वजह से या अंग्रेज़ों की वजह से जो प्रताड़ित हुए लोग, वो बिल्कुल अभी भी देखने को मिलता है। वैसे ही सब कुछ है। वहाँ जाने के बाद ऐसा लगेगा कि हम 1919 वाला चीज़ को हम देख पा रहे हैं फ्लैशबैक में। जालियांवाला बाग के समय, जो जालियांवाला बाग का जब हुआ ये, तो उसके बाद फिर कई लोगों ने अपनी उपाधियों को वापस कर दिया, कई लोगों ने विरोध किया। इस समय जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, उस समय का जो वायसराय थे भारत का, वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अब क्या था, खिलाफत आंदोलन। उस समय क्या था कि जो तुर्की के खलीफा हुआ करते थे, वो सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माने जाते थे। उनके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और अंग्रेज़ों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिम समुदायों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया। इसमें गांधी जी ने भी सहयोग किया था, क्योंकि
भारत को एक रखने के लिए, भारत में यूनिटी स्थापित करने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला थिंकिंग को साकार करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया था। इस खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की अहम भूमिका थी। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया क्योंकि वो मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरा भारत एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। प्रारंभ में इस आंदोलन के नेतृत्व अली बंधुओं ने किया, जैसे शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया और गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने की ठानी और गांधी जी ने क्या किया कि अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और अगस्त 1920 में ही जस्ट पहले लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नहीं, लाला लाजपत राय नहीं, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ उससे जस्ट पहले यानी असहयोग आंदोलन शुरू होने से जस्ट पहले यानी 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया और ये 1 अगस्त 1920 को शुरू तो हो गया पर कांग्रेस में ये पारित नहीं हुआ था, जिसे बाद में कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन पारित कर दिया गया। यह आंदोलन अहिंसक था, इसमें हिंसा नहीं करना था, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना था और अंग्रेजों को ये जताना था कि हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके भी हम आज़ादी को पा सकते हैं। तो जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था। भारतीय इस आंदोलन में भारतीय अपने खिताबों को जैसे कैसरे हिंद की उपाधि या फिर सर की उपाधि, इन सभी उपाधियों को त्याग करना था। सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना था, सरकारी सेवा का, विदेशी सामान का और चुनावों का बहिष्कार करना था। अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपनी कैसरी हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के क्रम में वापस कर दी थी। अब था असहयोग आंदोलन तो चल रहा था, ठीक ठाक भी चल रहा था। इसमें गांधी जी का वसूल था कि इसमें हिंसा नहीं होगा, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। गांधी जी ने ये ठाना था कि जिस दिन हिंसा हुई मैं आंदोलन को वहीं स्थगित कर दूंगा। इसीलिए गांधी जी इस आंदोलन के बारे में कह रहे थे कि जिस दिन हिंसा होगी उस दिन हम स्थगित कर देंगे, आंदोलन को नहीं चलाएंगे। हम जान माल की हानि नहीं चाहते हैं, किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिए फिर क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पे किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने क्या किया कि किसानों की एक जुलूस था, उसमें पुलिस वाले क्या किए कि गोली चला दी। अब गोली चलाने के वजह से वहाँ की भीड़ क्या किया, थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया।
परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी। परंतु गांधी जी ने अपने इस फैसले पर डटे रहे और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था कि गांधी जी का निर्णय ठीक था। अब क्या था कि असहयोग आंदोलन तो समाप्त हो चुका था। गांधी जी को इस फैसले से कई लोग नाराज थे और कई लोगों ने विरोध भी किया था। इनके फैसले को सही नहीं ठहरा रहे थे कि हमें तो आज़ादी पाना है तो किसी भी तरह से पा सकते हैं। लेकिन गांधी जी का विचार था कि अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह के साथ अगर हम लड़ते रहे तो एक दिन हमें आज़ादी मिल जाएगी। फिर क्या हुआ कि 1923 में असहयोग आंदोलन समाप्ति के बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे और ऐसे में थे वो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं थे। उन्होंने एक नई पार्टी स्थापित करने की सोची, निर्णय लिया और वो पार्टी था स्वराज पार्टी, जो 1923 ईस्वी में किया गया स्थापित। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली। इससे भी कई बार क्वेश्चन आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। 23 में स्वराज पार्टी के गठन हुआ। 24 में क्या हुआ कि 1924 में हुआ बेलगाम अधिवेशन। ये कर्नाटक में है। बेलगाम अधिवेशन, जो महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की कांग्रेस की। ये था कि बेलगांव में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था, जो 26 दिसंबर 1924 ईस्वी को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ये एकमात्र गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की हुआ अधिवेशन था। फिर 1925 में क्या हुआ कि 39वां अधिवेशन के बाद 1925 में हुआ कि सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की कानपुर अधिवेशन। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अधिवेशन कांग्रेस का, क्योंकि कानपुर अधिवेशन में पहली महिला जो भारतीय महिला थी, इससे पहले एनी बेसेंट 1917 के अधिवेशन में वो अध्यक्षता कर चुकी थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, वो पहली महिला थी। जब प्रश्न में पहली महिला पूछेगा तो हम एनी बेसेंट को लगाएंगे, अगर पहली भारतीय महिला पूछेगा तो हम सरोजनी नायडू को लगाएंगे, जो कानपुर अधिवेशन था 1925 में। फिर क्या हुआ कि 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन क्या था कि 7 ब्रिटिश सांसद थे, सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका मुख्य कार्य ये था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारतीय आंदोलनकारियों में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे और जमकर विरोध किया गया था। वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। भारतीयों के जांच के लिए आ रहे हैं, भारत के संविधान के बारे में कि क्या कैसे सुधार किया जाए, क्या किया जाए, अध्ययन कैसे किया जाए, इन सभी के बारे में अगर हम कमेटी का गठन किए तो भारतीय के होना जरूरी था। इसमें एक भी भारतीय नहीं था। भारतीयों में रोष थे। साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। साइमन कमीशन नाम इसके अध्यक्ष थे
सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। और इसके सुझाव इसी साइमन कमीशन वापस जाओ के क्रम में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी 1928 में लाहौर में। इनके जो सुझाव थे वो कुछ सुझाव प्रमुख ये हैं कि भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और देसी रियासतें शामिल हो। दूसरा था कि केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। तीसरा था वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियां दी जाए। चौथा था एक लचीले संविधान का निर्माण किया जाए। ये था साइमन कमीशन के सुझाव। फिर क्या हुआ कि साइमन कमीशन जब साइमन कमीशन के बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो ये था कि 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ये अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 में, अगले साल फिर गांधी जी ने दांडी मार्च किया। दांडी मार्च यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का निर्णय लिया। दांडी मार्च जब प्रारंभ हुआ था वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था दांडी जगह से। साबरमती आश्रम से गुजरात के साबरमती से 12 मार्च को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कुल 78 सहयोगियों जो अलग अलग क्षेत्र से आए हुए कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी 241 मील की थी। इस समय गांधी जी ने क्या किया कि साबरमती दांडी जा कर के नमक खुद से बनाकर नमक कानून को तोड़ा और फिर इसके बाद कई जगह नमक कानून को भंग किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय नेताओं ने इसका नेतृत्व करते हुए नमक कानून को भंग किया। किसी ने तालाब में जाकर के भंग किया, कोई आसपास के नदी में जाकर के, समुद्र में जाकर के नमक कानून बनाकर भंग किया गया। उस समय ये था कि नमक पर भी कर लगाए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा। गांधी जी का कहना था कि नमक एक हर इंसान के लिए एक बेसिक नीड है जिस पे कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी के विरोध स्वरूप गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। अब अगला था 1930 में ही गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ होने वाला था और गोलमेज सम्मेलन था कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, यानी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज सम्मेलन में पहला गोलमेज सम्मेलन जो था वो था कि पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला था। 12 नवंबर 1930 से लेकर 1931 ईस्वी तक चला। 1930 से 31 ईस्वी तक चला था, यानी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला। यह सम्मेलन
सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था। उस समय क्या था कि जो ब्रिटिश सम्राट थे वो जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, और गवर्नर जनरल उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड इरविन थे। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि थे, देसी रियासतों के 16 प्रतिनिधि थे, और ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें उपस्थित नहीं हुआ था। पहला कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। फिर दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया, और ये चला था 1 दिसंबर 31 तक। मतलब सितंबर में शुरू हुआ और 31 तक चला था। यह सम्मेलन भी लंदन में ही हुआ था। इस समय भी जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम थे, और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, और वाइसराय चेंज हो चुके थे। वाइसराय जो थे वो लॉर्ड वेलिंगटन थे। इस समय जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे वो महात्मा गांधी थे। वह कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गए थे वहाँ पे। महिला प्रतिनिधि सरोजनी नायडू थी, बेगम जहां आरा शाहनवाज थी, और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय थे। दलित वर्ग के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और मुसलमानों के जो थे प्रतिनिधि वो आगा खां तृतीय थे, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना थे। इन सभी ने भाग लिया था। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो दलित वर्ग के जो प्रतिनिधि थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, वो तीनों ही कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। वो एकमात्र भारतीय जो थे जो तीनों में ही भाग लिए थे, दलित वर्ग के प्रतिनिधि। इसमें क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। द्वितीय में भी कुछ ऐसी सहमति नहीं बनी जिसके वजह तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय के बाद तुरंत बाद फिर पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए, और वो 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए, और इसी को पूना पैक्ट कहा गया। अब था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिटिश सम्राट उस समय भी जॉर्ज पंचम थे, रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री, और वाइसराय वेलिंगटन थे। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। तीसरा कांग्रेस। इस तरह 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में कोई अच्छी सहमति नहीं बनी, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता। फिर क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने पुनः प्रारंभ कर दिया।
तो ये था आज के गोलमेज सम्मेलन तक का हम लोग आज कर पाए। अब नेक्स्ट जो बचा है वो आज़ादी तक का हम लोग एक वीडियो में करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन इससे संबंधित सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिससे कोई भी प्रश्न हमारा छूटे नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।